नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रीएम्बल। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रस्तावना क्या होती है। तो दोस्तों, किसी भी देश के अगर संविधान की बात करते हैं तो उस संविधान को अगर संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में या सार रूप में जानना हो तो हम प्रस्तावना पढ़कर जान सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य थीम है, उसके मुख्य मुख्य जो सिद्धांत हैं, उनका उल्लेख किसमें होता है? प्रस्तावना में होता है। तो उस डॉक्यूमेंट्स जिसमें इन सभी बातों का शॉर्ट रूप में उल्लेख है, उसे ही प्रस्तावना कहा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसका जन्म कहाँ से होता है, कहाँ से ली गई है, उसका स्रोत क्या है। तो आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना अपनाई गई है उसे कौन से देश से लिया गया है। तो दोस्तों, प्रस्तावना हमने अमेरिका के संविधान से ली है। सर्वप्रथम विश्व में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में अपनाई गई थी, उसको देखकर भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया है। लेकिन अगर भाषा की बात करें कि प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज कौन से देश से ली गई है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। हमने प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है, जबकि विचार या उपबंध कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। दोस्तों, इससे पहले थोड़ा ऐतिहासिक बात करते हैं। हमने विगत क्लास में पढ़ा था कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है, दूसरी बैठक होती है उसकी 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर को कार्यवाही प्रारंभ होती है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा में। वह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पास हो जाता है। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाकर परिवर्तित रूप में आपकी प्रस्तावना उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। तो मतलब आपसे पूछे उद्देशिका या प्रस्तावना का जन्म कहाँ से होता है, तो दोस्तों उद्देशिका या प्रस्तावना का जन्म होता है हमारे उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में जो हमारी प्रस्तावना है वो संशोधित है। उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। साथ ही दोस्तों, जो प्रस्तावना की लाइनें हैं वो हमें मुख्यतः याद रहनी चाहिए, देश के नागरिक होने के नाते भी, और साथ में आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके जो भारत की संविधान की क्या है प्रस्तावना है वो आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। प्रस्तावना में प्रश्न कैसे पूछते हैं? कई बार एग्जामों में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिले हैं जिसमें क्रम पूछा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे इसका नंबर डाल दिया अपन ने 1 नंबर, ये हो गया समाजवादी दूसरे नंबर पे, और पंथ निरपेक्ष है आपका 3 नंबर पे, और लोकतंत्रात्मक है 4 नंबर पे। इनको ऑब्जेक्टिव रूप के रूप में डालते हैं और फिर पूछते हैं क्रम से जमाओ, प्रथम कौन सा शब्द है, अंतिम शब्द कौन सा है। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा ही जो न्याय है उसके बारे में पूछा गया। 3 तरह की न्याय है, एक अलग तरह की न्याय और डाल देंगे और पूछेंगे आपसे निम्न में से कौन सा संविधान जो आपकी प्रस्तावना है उसका हिस्सा नहीं है। ऑब्जेक्टिव रूप में सामाजिक डाल दिया, दूसरे नंबर पे आर्थिक डाल दिया, तीसरे पे डाल दिया आपके राजनीतिक डाल दिया, और अब डाल दिया एक शब्द और लिख दिया धार्मिक न्याय। अब आपसे पूछेंगे कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो आप वहाँ आपको अगर ये 3 शब्द याद हैं तो आप कर सकते हो। तो ऐसे में हमें प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने के लिए उन सब में गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारी, हम भारत के लोग ये बताते हैं कि संविधान को बनाने वाले भी कौन हैं? हम भारत के लोग हैं।
और उसे अंगीकृत अपनाने वाले कौन है, अधिनियमित करने वाले कौन है, आत्म अर्पित स्वयं को अर्पित करने वाले कौन है, हम भारत के लोग हैं। तो ऐसे में संपूर्ण शक्ति का स्रोत कौन है, हम भारतीय लोग हैं, ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही मैंने आपको जो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं उनके बारे में बता दिया है कि आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। कौन कौन सी समानता है जिनका उल्लेख किया गया है, एक प्रतिष्ठा की समानता है, दूसरा है आपके अवसर की समानता, उनका उल्लेख हमारे संविधान में है, प्रस्तावना में है। साथ ही प्रस्तावना को कब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। 26 नवंबर 1949 के बारे में मैंने बताया था। वर्तमान में 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। जो भीमराव अंबेडकर थे उनकी 125वीं जयंती थी, ठीक है। उस उपलक्ष्य में इसे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में अपनाया जा रहा है, संविधान दिवस। तो आपसे क्वेश्चन करा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्तावना की मुख्य बातें। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत कौन है, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें क्या कहा गया है, हम भारत के लोग, ठीक है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व मतलब किसी भी बाहरी देश का हम पर दबाव नहीं है, हम हमारे निर्णय कौन लेंगे, हम ही लेंगे। कैसा देश बनाएंगे, लोकतांत्रिक का मतलब है देश के अंदर सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, संपूर्ण शक्ति सरकार को जो पावर दी जाएगी जनता द्वारा ही दी जाएगी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात है तो गणराज्य क्या होता है, अगर किसी देश का मुखिया वंशानुगत न होकर चुना जाता है तो वो देश क्या कहलाता है, गणतंत्रात्मक देश कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारी प्रस्तावना के बारे में मुख्य मोटा मोटे जो शब्द थे उनके बारे में डिटेल अध्ययन। साथ में नेक्स्ट है प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग, तो वो मैंने बता दिया। ये उद्घोष करते हैं कि हम क्या है, संप्रभु हैं, हम हमारे निर्णय खुद लेंगे, कोई अन्य देश ऐसा नहीं है जो हमें मजबूर करे कि आप ऐसे करो, आप ये निर्णय लो। हम पूरी तरह क्या है, संप्रभु हैं, ठीक है। सारा निर्णय कौन लेंगे, हम ही लेंगे, ये घोषणा इसमें कही गई है। प्रस्तावना संबंधित मुख्य वाद, देखो प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ वाद हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, 1957 का वाद है। एक बेरूबाड़ी वाद है 1960 का। एक केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का वाद है 1973 का। दोस्तों ये वाद काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। मुख्यतः जो हाई लेवल की एग्जाम होती है उनमें भी पूछते हैं, और आपकी ये छोटी एग्जाम होती है उनमें भी इनके सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका वाद है मदन गोपाल वाला वाद है, यूनियन बनाम मदन गोपाल वाद, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1957। दोस्तों इस वाद में क्या था, प्रस्तावना के बारे में ये वाद डला कि प्रस्तावना है उसको न्यायालय में लागू कर सकते हैं क्या। प्रस्तावना के जो शब्द थे, विचार, व्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, अगर इनका उल्लंघन हो तो हम न्यायालय में जा सकते हैं क्या। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करी और न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित नहीं है, मतलब प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, वैसे प्रस्तावना को हम लागू नहीं करवा सकते। ये किस मामले में कहा गया था, ये कहा गया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1957। तो आपको क्या याद रखना है, प्रस्तावना न्यायालय में लागू है क्या, लागू थी या नहीं थी पहले का पता नहीं, लेकिन इस वाद में क्या कहा गया है, न्यायालय में लागू किया जा सकता है क्या, तो लागू नहीं किया जा सकता। इस वाद में ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वाद है आपका बेरूबाड़ी वाद, यूनियन वाद 1960, ठीक है। दोस्तों इस वाद में कहा गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को साफ नकार दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों जो संविधान का हिस्सा ही नहीं है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है,
संसद संशोधन, संवैधानिक संशोधन किस में कर सकती है? संसद संवैधानिक संशोधन उसी में कर सकती है जो संविधान का क्या हो, हिस्सा हो। ऐसे में इस प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा कौन से वाद में नहीं माना? तो आपका बेरूबाड़ीवाद, यूनियनवाद 1960 का है, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। हालांकि ये कहा गया जहाँ कहीं भी हम कोई भी अगर संविधान के किसी कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी भाषा क्लिष्ट है, हमें समझने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में प्रस्तावना से उसका अर्थ लगाया जा सकता है। जहाँ कहीं भी संविधान की भाषा संदिग्ध होगी वहां पर हम विधिक निर्वचन में उसका अर्थ निकालने में प्रस्तावना का प्रयोग करेंगे। ये वाद की कौन से वाद का मैटर है? बेरूवाड़ी यूनियनवाद में कहा गया कि संविधान की अगर भाषा संदिग्ध है तो उसको समझने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग करेंगे। ये किस वाद में कहा गया? सीधा क्वेश्चन ऐसा आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, कौन सा वाद था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? ठीक है, तो कौन सा था? बेरूबाड़ी वाद 1960। नेक्स्ट वाद दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वाद है, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार राज्यवाद 1973। 24 अप्रैल 1973 को ये वाद, इस वाद का रिजल्ट आया था। लगभग 703 पेज का रिजल्ट था और भारतीय न्यायालय के इतिहास की सबसे बड़ी पीठ, जिसमें 13 न्यायाधीश बैठे थे। 13 न्यायाधीशों ने 7:6, 7 तो न्यायाधीश पक्ष में थे और 6 न्यायाधीश विपक्ष में थे, उसके आधार पर निर्णय करा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक शर्त डाल दी थी आधारभूत सिद्धांत की, आधारभूत स्ट्रक्चर की, आधारभूत ढांचे की। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में कहा, निर्णय में कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है और प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन संसद प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। उसको मजबूत करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए जरूर संशोधन कर सकती है। ऐसे में कौन सा वाद था जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? ये वाद था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार। ये केशवानंद जी पंडित थे, केरल भूमि वाद था, उसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उसमें प्रस्तावना को क्या माना? प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। साथ ही कहा विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी, बड़ी पीठ, अब तक की सबसे बड़ी पीठ दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट अपना जब भी निर्णय बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना जब भी निर्णय बदलेगा तो उसकी क्या प्रोसेस है? जैसे मान लो बेरूबाड़ी वाद था, उसमें निर्णय दिया था कि संविधान का अंग नहीं है, तो ऐसे में अगर इस निर्णय को बदलना है तो उससे बड़ी पीठ, जिस निर्णय में पहले पीठ बैठी थी, जितने न्यायाधीश बैठे थे उससे ज्यादा न्यायाधीश बैठेंगे, तब निर्णय निकलेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट जब भी अपने निर्णय को बदलेगी तो पहले वाले निर्णय में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया था, जैसे मान लो 5 ने दिया, तो उसको बदलने के लिए कम से कम 7 चाहिए। 7 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी तो अधिकतर वाली पीठ बैठेगी, ज्यादा संख्या वाली पीठ बैठेगी, तब ही वह निर्णय पलट पाएगी। तो यहाँ पर अब तक की सबसे बड़ी पीठ, कई बार प्रश्न पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ कौन सी थी और कौन से मामले में उसने फैसला सुनाया था? तो वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत या आधारभूत ढांचा सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, का सिद्धांत दिया था। संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, उसमें केवल सकारात्मक, उसको मजबूत करने वाला, उसको दृढ़ करने वाला ही संशोधन कर सकती है। ये मूल ढांचा क्या है? ये एक नया कंसेप्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाया गया। इसके अंदर अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मुद्दे को या किसी भी आर्टिकल को अगर सर्वोच्च न्यायालय ये घोषित कर दे कि ये इसका संबंध बेसिक स्ट्रक्चर से है, तो संसद उसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान के रक्षक के रूप में रखा गया है। साथ ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान द्वारा दिया गया है। ये 6 इधर हैं और आपके 7 इधर हैं, 13 न्यायाधीश हैं। 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, उसमें केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिया था
निर्णय आया था आपके 24 अप्रैल 1973 को। चीफ जस्टिस थे उस समय सीकरी थे और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य जज ने ये फैसला सुनाया था। ठीक है, तो दोस्तों ये वाद थे तीनों, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद हैं, तीनों को याद रख लेना। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1953, उसमें कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। दूसरा वाद था आपका बेरूबाड़ी वाद 1960, उसमें कहा कि जहाँ कहीं भी संविधान की भाषा क्लिष्ट हो, समझने में अबोध हो, तो उस समय हम किसको काम में लेंगे, प्रस्तावनाओं काम में लेंगे। साथ ही दूसरी लाइन थी, लेकिन जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, ये कहा था बेरूबाड़ी वाद 1960। केशवानंद भारती वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे के अंतर्गत किसको रखा गया, प्रस्तावना को रखा गया, उसमें नकारात्मक संशोधन संसद नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जब संसद को संविधान प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार न्यायालय द्वारा दिया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कई बार यहाँ पर आपके क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, यहाँ आ जाएगा बंधुता, बंधुता आ गया, साथ में आ गया मान लो समानता। तो आपसे पूछेंगे कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया, ये 3 शामिल रहेंगे, एक अन्य होगा। तो आपको जब विकल्प में क्या लगाना है, बंधुता या समानता, जो भी एक्स्ट्रा होगा, तो आप तीनों को याद कर लेना। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार की न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता की बात करती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। बंधुत्व, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, ये फ्रांसीसी क्रांति जो कब हुई थी, 1789 में हुई थी, वहां से लिए गए हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या है, सर्वोच्च। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और संविधान के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है, जनता से प्राप्त करता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बनाने वाले कौन है, हम सब भारत के लोग हैं। ठीक है, प्रस्तावना के अन्य नाम। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रस्तावना को किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को आत्मा कहा। के.एम. मुंशी ने क्या कहा, तो के.एम. मुंशी ने कहा राजनीतिक कुंडली कहा, जन्म पत्री कहा। तो ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। कैसे याद करोगे, इसमें आ रहा है आ, ठीक है, ठा में भी क्या निकलेगा आ, दा में भी क्या निकलेगा आ, और भा में भी क्या निकलेगा आ। तो यहाँ से आपको पता चल गया आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ये आप याद कर लेना। सुभाष कश्यप ने संविधान के विशेषज्ञ हैं, संविधानविद हैं सुभाष कश्यप। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछते हैं सुभाष कश्यप का संबंध किससे है, तो इन्हें विधिवेता या संविधान विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना को कुंजी नोट किसने कहा था, तो अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली या जन्म पत्री कहा है के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा है। आप कैसे याद रखोगे, के.एम. मुंशी ने क्या है कहा है, कुंडली कहा है, कैसे कुंडली। ठीक है, संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, पालकी वाला ने पैसे पा पे पा। ठीक है, तो परिचय पत्र कहा है पालकी वाला ने। सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। साथ ही संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, प्रस्तावना के बारे में नहीं है, किसके बारे में है, संविधान के बारे में। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कुछ शब्द हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता है अगर कोई देश अपने निर्णय खुद लेता है, किसी बाह्य देश पर, किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं है अपने निर्णय के लिए, उसे क्या कहा जाता है, संप्रभु कहा जाता है। तो भारत क्या है, लोकतंत्रात्मक देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब सभी निर्णय हम
खुद के विवेक से खुद के अनुसार लेते हैं, किसी बाहरी देश का दबाव नहीं है। अब है आपके समाजवादी शब्द अपनाया था, तो समाजवाद दो तरह का है। एक तो आपके कार्ल मार्क्स का समाजवाद, जिसे साम्यवाद के रूप में जाना जाता है। साम्यवाद में सभी संसाधन सरकार के हाथ में होते हैं, किसी निजी वर्ग का मतलब यहाँ पर प्रभाव नहीं रहता है, सभी संसाधनों पर सरकार का हाथ होता है, सरकार के पास होते हैं, ठीक है। जबकि भारत में साम्यवाद जो कार्ल मार्क्स का है उसे नहीं अपनाया है। कार्ल मार्क्स साम्यवादी समाजवाद है, वो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, जिसे वर्तमान में चाइना में माना जा रहा है। इसी के आधार पर वहाँ की व्यवस्थाएं संचालित हैं, ठीक है। हमारा जो समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, जिसमें गांधीवादी तत्वों को महत्व दिया गया है। गांधीवादी तत्वों को महत्व दिया गया है, जिसके तहत निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का क्या है? महत्व है। सरकारी बोले तो सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से, सहिष्णु रूप से सम्मान करेगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे अन्य कई देश हैं, कई प्रकार के देश होते हैं, जैसे नास्तिक देश, ऐसा देश जिसका कोई धर्म नहीं हो, उसको किसी धर्म में आस्था नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? नास्तिक देश कह सकते हैं। सैद्धांतिक देश जैसे पाकिस्तान है, आपका बांग्लादेश है, कैसे देश हैं? सैद्धांतिक देश है। इनका धर्म क्या है? देश का धर्म फिक्स है कि मुस्लिम धर्म उन देशों का क्या है? धर्म है। वो कैसे देश हैं? सैद्धांतिक देश। वो देश कैसे होंगे? वो सैद्धांतिक देश होंगे, वो होंगे आपके सैद्धांतिक देश। लेकिन भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है। लोकतांत्रिक, सारी व्यवस्थाएं लोकतंत्र जनता द्वारा संचालित हैं। तो भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, जनता का शासन है, संपूर्ण शक्ति हम भारत के लोगों में निहित है। अब बात करते हैं गणतंत्र की। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र भी दो तरह का होता है। एक तो होता है आपके लोकतांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। एक होता है राजशाही में क्या होता है? राजशाही में मुखिया होता है, देश का मुखिया। वो क्या होता है? वंशानुगत होता है, वंशानुगत। राजा का बेटा ही क्या बनता है? राजा बनता है। जबकि लोकतांत्रिक भारत में क्या है? भारत क्या है? गणतंत्रात्मक देश है। भारत में जो राज्य का मुखिया है, राज्य का मुखिया क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? निर्वाचित है। हमारा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। तो ऐसे में भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक देश है, गणराज्य है। यहाँ के देश का मुखिया क्या होता है? जनता द्वारा नियुक्त होता है, वंशानुगत नहीं होता है, राजा का बेटा राजा नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन में क्या है? राजशाही है, वहाँ राजा का बेटा क्या बनता है? राजा बनता है। तो ठीक है, और ब्रिटेन में राजशाही है, जबकि भारत में क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। देश का जो मुखिया है राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र का जो प्रमुख है उसका अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो दोस्तों ये था आपका संपूर्ण प्रस्तावना के संबंध में मैटर। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।